नसीरुद्दीन और पान वाले की बीड़ाबाजी एक दोपहर की बात है। सूरज जैसे आग उगल रहा था और हवाओं ने जैसे कसम खा ली थी कि एक पत्ता भी न हिले। पूरा शहर चप्पलें घिसता हुआ छांव ढूंढ रहा था और वहीं नसीरुद्दीन एक ठेठ अंदाज में अपने मशहूर गधे हबीब के साथ निढाल चला जा रहा था, जैसे उसे गर्मी से कोई वास्ता ही न हो। हबीब, उसने गधे से कहा, तू भाग्यशाली है कि तेरे कान बड़े हैं, हवा खुद चलकर झलती है। हम तो सिर झुलसाएं और छाया ढूंढें। हबीब ने पूंछ हिलाई, न सहमति में न विरोध में। रास्ते में जो पहली छांव दिखी वो थी चटपटा पान भंडार, वही पुराना शहर का सबसे मशहूर ठेला जहां पान नहीं किस्मत लगती थी। ओ नसीर भाई, आवाज आई, इतनी गर्मी में क्या आपको पान की ठंडी बीड़ा न भाएगी? नसीरुद्दीन ने ठेले के पास आकर आंखें मिचमिचाईं। जरा बताओ तो इसमें क्या क्या ठंडा है? पान वाले नाम था शौकत मियां, लेकिन लोग उन्हें पानश्री कहते थे। बड़ी शान से बोले, सौंफ, गुलकंद, चांदी का वर्क और सबसे खास एक गुप्त मसाला जो सिर्फ नवाबों को दिया जाता था। अरे वाह, नसीरुद्दीन बोला, तो फिर बीड़ा हो जाए। बीड़ा नंबर 21, नवाबी ठाठ वाला गुप्त मसाले के साथ। नसीर ने बीड़ा उठाया, मुंह में डाला, चबाया और फिर अचानक जैसे कुछ जादू हो गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, होंठ लटक गए और उसने जोर से कहा, या अल्लाह, ये क्या दिया? शौकत चौंका। क्या हुआ हजूर? बहुत तेज था? तेज क्या? नसीर ने आहें भरी। इसमें वो मसाला था जो मेरे बाबा की विरासत से गायब हुआ था। यही तो वो स्वाद है। पानश्री ने घबरा कर पूछा, आपके बाबा कौन? जनाब, नसीर का चेहरा गंभीर हो गया। मेरे बाबा नसीरुद्दीन ए अव्वल थे। यही मसाला तो उन्होंने दरबार में ईजाद किया था और किसी ने चुरा लिया था। भीड़ अब इकट्ठा होने लगी थी। सबने देखा, नसीर सीधा खड़ा हुआ और ऐलान किया, मैं चुनौती देता हूं, यह मसाला अगर तुम्हारा है तो इसे बनाओ, लेकिन मेरी शर्तों पर। पानश्री बोले, क्या शर्त है? 3 दिन बाद शहर के चौक पर 50 लोगों के सामने बीड़ा बनाया जाएगा। अगर उस बीड़े में वही स्वाद हुआ जो आज मैंने चखा, मैं तुमसे माफी मांग लूंगा और अपना गधा गिरवी रख दूंगा। लेकिन अगर नहीं हुआ तो यह दुकान मेरी होगी, नाम समेत। भीड़ हंसने लगी, लेकिन शौकत गंभीर था। उसने मुस्कुराकर कहा, मंजूर है। अगले 3 दिन रहस्यों का तूफान शहर में शोर मच गया। नसीरुद्दीन बनाम पानश्री। लोग अपने पान भंडार छोड़कर चौक में आने की तैयारी करने लगे। शर्त बड़ी थी, गधा बनाम दुकान। पर नसीर की चालें शांत नहीं थीं। पहली रात नसीर सीधा पहुंचा इत्र वाले के पास। भाई जहीर, वो पुराना केसर, गुलाब, इलायची, तुलसी इत्र अब भी है? जहीर बोला, है, पर तू करेगा क्या? उसका स्वाद चाहिए, खुशबू नहीं। जहीर बोला, तू पागल है। नहीं, नसीर मुस्कुराया, मैं पान बना रहा हूं। दूसरी रात वो पहुंचा एक बुढ़े हकीम के पास, जिसने उसे एक जड़ी दी जिसे जीभ पर रखते ही स्वाद रुक जाता था और 2 मिनट बाद बम की तरह फटता था। बस इतना चाहिए। नसीर बोला, आग तो वो खुद लगाएगा। यौनी तीसरी रात नसीर चुपचाप शौकत की दुकान के पीछे छुपा और एक लड़के को पैसे देकर भेजा, भाईजान को कहो कि मसाला खत्म हो गया है। शौकत चौंका। मसाला, वही गुप्त मसाला जो उसने हाल ही में एक अजनबी से खरीदा था। अब वो आदमी गायब था। बीड़ाबाजी का दिन चौक खचाखच भरा था। नसीर एक ऊंचे मचान पर बैठा था और उसका गधा हबीब पास में पान की पत्तियां चबा रहा था। शौकत ने बीड़ा बनाना शुरू किया। हर कदम पर भीड़ ताली बजा रही थी। गुलकंद डाला, सौंफ आई, चांदी का वर्क चमका, गुप्त मसाला डाला। पर यह नया मसाला था। अब बीड़ा नसीर के पास आया। नसीर ने उठाया, सूंघा, मुस्कुराया और मुंह में डाला। भीड़ चुप। नसीर चबाता रहा। फिर उसका चेहरा कठोर हुआ। तुम्हारा यह मसाला नकली है? भीड़ से शोर उठा। प्रमाण दो, शौकत चिल्लाया। ये लो।
नसीर ने अपनी जेब से 3 बीड़े निकाले, 3 अलग अलग लोगों को दिए जो स्वाद के जानकार थे। तीनों ने चखने के बाद कहा, ये असली था, जो आपने बनाया उसमें वो बात नहीं। शौकत के पांव डगमगाए। नसीर धीरे से बोला, मैंने वो मसाला फिर से खोजा, अपनी पुरानी यादों से, शहर की खुशबुओं से और कुछ मस्खरी से। पर तुमने तो कहा था वो मसाला मेरे पास था, शौकत बोला। हां, नसीर ने आंख मारी, ताकि तुम घबरा जाओ। असली मसाले का स्वाद दिमाग में होता है। मैंने वो बीड़ा उसी सोच के साथ खाया था। आज मैं शांत था और स्वाद नकली निकला। भीड़ हंसने लगी। तो अब दुकान मेरी, नसीर बोला। शौकत सिर झुकाकर बोला, माफ कर दो, पान नहीं, गलती हो गई। नसीर मुस्कुराया, मैं दुकान नहीं लूंगा, लेकिन अगली बार मसाले में दिमाग भी डालना सीख लो। हबीब ने पान की पत्तियां चबाते हुए गुर्राहट भरी। शायद वो चाह रहा था कि अगली बाजी में वो भी हिस्सा ले, लेकिन तभी भीड़ में से एक आवाज आई, ओ नसीर भाई, आपके बीड़े में जो आग थी वो किसी को लगी नहीं, लेकिन एक आदमी है जो कह रहा है कि उसकी जीभ अब तक जल रही है। नसीर ने चौकन्ना होकर पूछा, कौन है वो? भीड़ हटी और वहां खड़ा था वही अजनबी जिसने असली मसाला शौकत को दिया था, नसीरुद्दीन और रहस्यमयी मसाले वाला। भीड़ हटी और सबकी आंखें एक ही जगह टिक गईं। वहां खड़ा था एक अजीब और गरीब आदमी, ऊंची तीखी टोपी पहने, मूंछें इस कदर ऐंठी हुई कि हर बार चबाने से पहले देखनी पड़े। उसका चेहरा ऐसे था जैसे सब कुछ जानता हो, पर किसी से कुछ कहता नहीं। नसीर ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर पूछा, तो जनाब, आपकी जीभ अब तक जल रही है? उस अजनबी ने अपनी नुकीली उंगली से नसीर की ओर इशारा किया और बोला, तुम्हारी चालाकी ने मेरी मेहनत मिट्टी में पापा मिला दी, नसीरुद्दीन। भीड़ सन्न रह गई। शौकत ने फुसफुसाकर कहा, यह वही है जिसने मुझे वो गुप्त मसाला दिया था और बताया था कि इससे बीड़ा ऐसा बनेगा जिसे कोई भूल नहीं पाएगा। नसीर ने अपनी पगड़ी ठीक की और कहा, भूलने की बात सही कही, लेकिन जनाब, स्वाद और नीयत दोनों में फर्क होता है। बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अब्दुल फिदाई अल रस्मी, वो बोला, और मैं मसाला विद्या का उस्ताद हूं। पानश्री ने मुझसे मसाला लिया, वादा किया था कि मेरे नाम का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब दुकान चलने लगी तो मुझे भुला दिया गया। भीड़ में फुसफुसाहट होने लगी। शौकत घबरा गया, यह झूठ है, तुमने सिर्फ एक पुड़िया दी थी और वो भी बिना कीमत बताए, और तुमने बिना पूछे वो पुड़िया 5 बार इस्तेमाल की, हर बार मेरी अनुमति के बिना, अब्दुल ने उत्तर दिया। नसीर ने बीच में दखल दिया, तुम दोनों की बातों से मुझे यह समझ आ रहा है कि मसाला स्वाद का नहीं, स्वार्थ का जरिया बन गया है। पर एक बात बताओ अब्दुल मियां, क्या तुम्हारा मसाला वाकई खास था? बिल्कुल, अब्दुल बोला। वो मसाला जुबान को पहले ठंडक देता है, फिर एक तेज मिर्ची वाली गर्मी, एक ऐसा खेल जो स्वाद को यादगार बना देता है। मैंने सालों में उसे बनाया है। नसीर ने ठोड़ी खुजलाई, तो क्या तुम ये मानते हो कि असली स्वाद वो है जो चौंकाए और बांधे रखे? हां, अब्दुल गर्व से बोला, पर मैं चाहता हूं कि लोग मेरा नाम भी याद रखें। नसीर धीरे धीरे आगे बढ़ा और पानश्री के ठेले के पास खड़ा हो गया। उसने एक पत्ता उठाया, गुलकंद डाला, थोड़ी सौंफ, थोड़ी इलायची, और फिर अपनी जेब से एक बोतल निकाली जिसमें हल्का सा इत्र जैसा तरल था। देखो, वो बोला, असली जादू मसाले में नहीं, इरादे में होता है। स्वाद को समझना हो तो मसाले से नहीं, दिल से बनाओ, जैसे मैंने ये बनाया। नाम है बीड़ा ए दोस्ती। भीड़ में खामोशी छा गई। फिर नसीर ने एक बीड़ा अब्दुल को दिया और एक शौकत को। दोनों ने चखा और दोनों चुप हो गए। अब्दुल की आंखें भर आईं। शौकत को जैसे वर्षों बाद सच्चे स्वाद का पता चला। इसमें कोई चौंकाने वाला मसाला नहीं था, अब्दुल बोला, फिर भी यह सबसे खास है, क्योंकि इसमें कोई चोर न था, कोई झूठ न था, सिर्फ मिठास थी, नसीर बोला। तभी हबीब ने एक जोर की आवाज में रेन रें किया,
मानो कह रहा हो, अब तो दुकान हमारी है या नहीं। नसीर ने हंसकर कहा, हबीब, दुकान नहीं दिमाग जीता है। शौकत आगे बढ़ा और बोला, मैंने गलती की नसीर भाई, आप चाहें तो दुकान ले लीजिए, वरना मेरी इज्जत लौटाइए। नसीर ने हाथ उठाया, इज्जत छीनी नहीं जाती, कमाई जाती है। दुकान तुम्हारी ही रहेगी, लेकिन अब इसके नाम के आगे शुद्ध लगेगा, शुद्ध पान श्री भंडार। और मेरा नाम? अब्दुल ने पूछा। तुम्हारा नाम? नसीर ने कहा। अब हर बीढ़े की रेसिपी में होगा अब्दुल का तड़का के नाम से, और उसका हिस्सा तुम्हें मिलेगा। भीड़ में तालियों की गूंज हुई। गधा हबीब नाचने लगा, माने उसका मालिक अब फिर से सबका चहेता बन चुका था। उसी शाम शुद्ध पान श्री भंडार के सामने एक नया बोर्ड लगा। यहां मिलता है बीड़ा ए दोस्ती, नसीरुद्दीन और अब्दुल के तड़के के साथ। स्वाद में सच्चाई, नीयत में मिठास। लोग लाइन लगाकर बीड़े खा रहे थे। हबीब वहीं बैठा था, पत्तियां चबाते हुए, कभी कभी किसी बीड़े की खुशबू सूंघ कर सिर हिलाता था। हां, अब सही बना है। जब स्वाद में चालाकी हो और नीयत में मिठास, तभी हर बीड़ा दिल तक पहुंचता है। झूठ से दुकानें चल सकती हैं, पर नाम नहीं बनता, और नाम वही टिकता है जो भरोसे से बना हो। अगली कहानी जब नसीरुद्दीन ने मुर्गी के बिना अंडे बेच डाले शहर का नाम था बख्तगंज, और वहां का सबसे शातिर, सबसे मशहूर और सबसे बेफिक्र आदमी था नसीरुद्दीन। जब लोग सुबह उठते थे तो अखबार से पहले पता करते थे आज नसीर ने क्या किया, क्योंकि बख्तगंज में मौसम से ज्यादा तेजी से नसीर की योजनाएं बदलती थीं। एक दिन शहर की सबसे भीड़ भाड़ वाली मंडी में हलचल मच गई। लोगों ने देखा नसीर ने एक नया ठेला लगाया है, लेकिन इसमें सब्जी या पान नहीं था। एक बड़ा सा बोर्ड लटक रहा था, ताजा देशी अंडे बिना मुर्गी के, सिर्फ 2 सिक्के में, और स्वाद ऐसा कि मुर्गी भी चौंक जाए। लोग हंसते हुए ठहरे। ये क्या मजाक है? एक दुकानदार बोला। अरे ये नसीर है, अभी पान बेचता था, फिर खड़ाऊं का व्यापार शुरू किया, फिर ऊंट पर मिर्ची बेचने की कोशिश की, अब अंडा, वो भी बिना मुर्गी के। पर नसीर के ठेले पर सच में सुंदर सुंदर अंडे रखे थे, सफेद चमचमाते, जैसे बर्फ से गढ़े गए हों। भीड़ जमा हो गई। एक मोटा व्यापारी बोला, सुनो नसीर, ये मुर्गी के बिना अंडे क्या बला है? नसीर मुस्कुराया, हजूर, यह अंडे विशेष प्रकार के हैं, इनमें से कोई भी अंडा ऐसा नहीं है जो मुर्गी ने दिया हो। फिर किसने? एक लड़का बोला। किसी ने नहीं, नसीर बोला, ये संभावना से पैदा हुए अंडे हैं। क्या? भीड़ ने एक साथ पूछा। नसीर ने समझाया, देखिए, मान लीजिए कि किसी दिन मुर्गी होती और वो अंडा देती, तो वैसा ही कुछ अंडा होता ना, तो ये अंडा उस दिन के बाद संभावित भविष्य का है। भीड़ ठहाका मार के हंस पड़ी। कुछ लोग मजे के लिए अंडे खरीदने लगे। किसी ने कहा, घर जाकर इसे फ्राई करूंगा। नसीर बोला, जरूर करिए, पर ध्यान रहे, संभावना का स्वाद समय के अनुसार बदलता है। शहर में आग की तरह फैल गई खबर। नसीर बिना मुर्गी के अंडे बेच रहा है और लोग खरीद भी रहे हैं। थोड़े ही समय में एक आदमी आया जो सिर से पैर तक सफेद कपड़ों में लिपटा था, और उसके पास था बख्तगंज व्यापार संघ का बिल्ला। उसने नसीर के ठेले के सामने रुककर पूछा, क्या तुम्हारे पास अंडा बेचने का प्रमाण है? क्यों नहीं? नसीर ने जेब से कागज निकाला। संभावित व्यापार और कल्पना उत्पादन मंडल का प्रमाण पत्र। उस पर मुहर भी थी। किसी ने गौर नहीं किया कि मुहर पर लिखा था, भविष्य की अनुमति वर्तमान में वैध मानी जाएगी। व्यापार संघ का आदमी चकरा गया। यह मंडल कौन सा है? भविष्य का है, नसीर बोला।
अभी किसी को नहीं पता, पर एक दिन ये आएगा और मैं उसके पहले व्यापारी बनूंगा। अगली सुबह मंडी में बवाल मच गया। 3 महिलाओं ने शोर मचाया, ये अंडा तो नकली निकला। नसीर ने अंडों को देखा, वो असली दिखते थे, पर खोलने पर अंदर से फूल निकले थे। गुलाब की खुशबू, चमेली की पंखुड़ियां। अरे वाह, नसीर बोला, आपने तो खुशकिस्मती वाले अंडे खरीदे। ये तो वादे आश्चर्य अंडे पर दे थे। ये क्या बकवास है, एक महिला चिल्लाई। नसीर बोला, देखिए, मैंने पहले ही कहा था, ये अंडे संभावना से बने हैं। किसी किसी में फूल निकलते हैं, किसी में पानी, किसी में कभी कभी चिट्ठी। चिट्ठी? हां। उसने एक अंडा तोड़ा, उसमें से सच में एक लिपटी हुई पर्ची निकली। पर्ची पर लिखा था, बधाई हो, आपने 50 अंडों का मुफ्त कूपन जीता है, बशर्ते आप साबित करें कि आपकी नानी कभी मुर्गी पालती थीं। भीड़ हंसी से लोटपोट हो गई। तीसरे दिन अचानक मंडी में आए शहर के दरोगा। नसीर, वो गरजा, तू जनता को धोखा दे रहा है। नसीर ने शांति से जवाब दिया, जनाब, क्या आपने कभी किसी को सपने बेचते देखा है? नहीं, दरोगा बोला। फिर मैंने जो बेचा वो अंडे नहीं थे, बल्कि स्वप्नीय अंडे थे। मैंने हर अंडे के साथ एक कहानी दी, एक संभावना और थोड़ी उम्मीद। इसमें धोखा कहां, पर कानून। कानून? अच्छा जनाब, मुझे तो लगा था आप खाने का कानून लाएंगे। आप चाहें तो ये अंडा खा के देख लें, क्या पता आपके भीतर का बच्चा फिर से खेलना शुरू कर दे। दरोगा ने हंसते हुए ठेला जब्त नहीं किया, बल्कि 2 अंडे खरीद लिए। लेकिन तभी असली झमेला शुरू हुआ। एक बड़े व्यापारी ने अदालत में शिकायत कर दी, नसीर जादू से लोगों को बेवकूफ बना रहा है, नकली अंडे बेच रहा है। अदालत में मजा तब आया जब जज ने पूछा, ये अंडे बनते कैसे हैं? नसीर ने मुस्कुराकर कहा, एक मुर्गी थी, कल्पना रानी। वो सिर्फ सपनों में आती थी और सुबह तक संभावनाओं के अंडे छोड़ जाती थी। वही मैं जमा करता हूं। सपनों में? जज चौंका। हां जनाब, और सबूत यह कि आज मैंने आपकी कुर्सी पर एक अंडा रखा था। क्या आपने देखा नहीं? जज ने कुर्सी चेक की, वहां कुछ नहीं था। देखिए, नसीर बोला, इससे साबित होता है कि आप वो अंडा देख सकते थे अगर आपकी कल्पना जागती। दोष किसका? पूरा कोर्ट रूम हंसी से गूंज उठा। जज ने हथौड़ा पटका। इस अदालत को इस समय गहरी सांस लेने की जरूरत है। अगले दिन नसीर ने नया बोर्ड लगाया। अब बेच रहे हैं सपना बीज, बोइए जमीन में, उगाइए इच्छाएं। पर तभी भीड़ में से एक आदमी आया, लंबा, दाढ़ी वाला, हाथ में एक अजीब सी टोपी लिए। वो बोला, तू वही है ना जो बिना मुर्गी के अंडे बेचता है? नसीर ने आंख मारी। हां जनाब, और अब बिना जमीन के फसलें भी उगाने वाला हूं। उस आदमी ने टोपी हवा में उछाली और बोला, तो क्या तू मेरी ट्रिक टोपी की असली पहचान बता सकता है? अगर बता दूं तो मैं तुझे दिखाऊंगा ऐसी चीज जो हर अंडे से कहीं ज्यादा अनोखी है, पर उसकी कीमत तुझे खुद चुकानी पड़ेगी। नसीर की आंखें चमकने लगीं। नसीरुद्दीन और टोपी वाला रहस्य। बख्तगंज की भीड़ उस रहस्यमयी टोपी वाले को घेर चुकी थी। उसकी आवाज में एक अजीब सी चुनौती थी, जैसे कोई बाजीगर सर्कस के बीच दांव लगाने चला हो। उसकी टोपी एकदम सादी, लेकिन कुछ ऐसा आकर्षण था उसमें कि खुद नसीर भी एक पल के लिए चुप हो गया।
नाम क्या है तुम्हारा? नसीर ने पूछा। वो मुस्कुराया। नाम से क्या होगा, मैं पहचान से चलता हूं, लेकिन दुनिया मुझे आमो। उलटबाज टोपी वाला बोतीमोता कहती है। और ये टोपी? नसीर ने टोपी की ओर इशारा किया। ये टोपी हर उस चीज को उल्टा दिखाती है जो सीधी नजर आती है। जो चीजें लोगों को साफ दिखती हैं, ये टोपी उसका उल्टा रूप दिखा देती है। इसका रहस्य वही जान पाता है जो खुद को धोखा देने की हिम्मत रखे। भीड़ चौंकी। किसी ने कहा, टोपी पहनने से क्या मिलेगा? सच, टोपी वाला बोला, पर ऐसा सच जो कोई झेल ना सके। नसीर ने ठंडी सांस ली। और क्या यह टोपी मेरे अंडों की सच्चाई को भी दिखा सकती है? टोपी वाले की आंखों में चमक आ गई। बिल्कुल, पर उसकी कीमत तुम्हारी कल्पना से बड़ी होगी। तो लगाओ टोपी मेरे सिर पर, नसीर ने कहा। टोपी वाले ने टोपी उठाई और धीरे से नसीर के सिर पर रख दी। कुछ क्षणों तक सब कुछ सामान्य रहा। फिर अचानक नसीर की आंखें फैल गईं। उसे अपने चारों ओर वही भीड़ दिखाई दी, लेकिन सबके सिर पर मुर्गियों की तरह कलगी उगाई थी। किसी के हाथों में झाड़ू थे, किसी की जुबान से अंडे लटक रहे थे। उसने जब अपना ठेला देखा तो वहां अंडे नहीं थे, बल्कि कागज की गोलियां थीं जिन पर लिखा था, झूठा स्वाद, खाली उम्मीद, मिठास का भ्रम। ये क्या है? नसीर बुदबुदाया। टोपी वाले ने कहा, यह वो दुनिया है जो तुम्हारे व्यापार ने बनाई है। तुमने हंसी बेची, मगर हंसी के नाम पर भ्रम। तुमने अंडे नहीं, सपनों की खालें बेची। नसीर स्तब्ध खड़ा था। पहली बार उसे खुद पर शक हुआ। भीड़ अब भी थी, लेकिन उसकी आवाजें बदल गई थीं। धोखेबाज, मजाक बना दिया सबका, हमें मूर्ख समझा। नसीर ने जल्दी से टोपी उतार दी। पसीने से तरबतर, चेहरे पर डर, भ्रम और पश्चाताप। क्या यह सच था? उसने टोपी वाले से पूछा। जो दिखा वो तुम्हारी कल्पना का उल्टा रूप था, मगर कल्पना में भी कुछ सच्चाई छुपी होती है। तुम्हें अब तय करना है कि तुम अंडे बेचोगे या भरोसा। भीड़ फिर शांत हुई। सबकी निगाहें नसीर पर टिक गईं, और तब नसीर ने गहरी सांस लेकर घोषणा की, आज से ये ठेला बंद। अब मैं न तो अंडे बेचूंगा न सपने। मैं बेचूंगा वही जो सच हो, उम्मीद जो दिल से निकले और भरोसा जो दिमाग से आए। तो अब क्या बेचोगे? भीड़ से किसी ने पूछा। नसीर मुस्कुराया। अब मैं बेचना चाहता हूं ईमान की चाय। सच्चाई के पत्तों से बनी, सोच की गर्माहट में उबली और आत्मा की शक्कर से मीठी। पीने से न नींद आती है न भ्रम, सिर्फ होश। सभी ठहाका लगाकर हंस पड़े। कुछ तो बोल पड़े, चलो भाई, ईमान की चाय तो पीनी ही पड़ेगी। अगले दिन मंडी में एक नया ठेला दिखा। नसीरुद्दीन की ईमान की चाय। एक प्याली सोच, एक चुटकी सच्चाई। और उस टोपी वाले का क्या हुआ? कहा जाता है वो हर उस शहर में जाता है जहां झूठ अच्छे कपड़ों में बिकता है, और वहां टोपी पहना देता है ताकि लोग सच का चेहरा देख सकें। कल्पना जरूरी है, लेकिन अगर वो सच की नींव पर न बनी हो तो सिर्फ भ्रम बनकर रह जाती है। मजाक, व्यापार और चतुराई तभी तक काम करती है जब तक उसमें सच्चाई की चाय न छानी जाए। अगली कहानी। नसीरुद्दीन ने जब गधे को गणित पढ़ाकर पास करा दिया। हुस्नाबाद की गलियों में आज एक नया किस्सा आग की तरह फैल गया था। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपने गधे को बोर्ड परीक्षा में पास करवा दिया है। अब शहर कोई आम शहर नहीं था, और न ही मुल्ला कोई साधारण आदमी। और गधा, वो तो हुस्नाबाद का सबसे बदनाम मगर सबसे प्यारा प्राणी था। नाम था हबीब। उसकी शक्ल देखकर बच्चे खिलखिला उठते और उसकी हरकतों पर बड़े बड़े विद्वान माथा पीट लेते। किस्सा कुछ ऐसा था कि हुस्नाबाद की नवनियुक्त शिक्षा मंत्री बेगम मेहरुख ने ऐलान कर दिया था, इसाब दे के अक्को को
अब शहर का हर नागरिक पढ़ा लिखा होना चाहिए, चाहे इंसान हो या जानवर। लोगों ने सोचा यह तो बस मजाक है, मगर जब बेगम साहिबा ने बाकायदा घोषणा पत्र जारी किया कि शहर का हर पशु भी अगर परीक्षा में पास हो जाए तो उसके मालिक को मिलेगा 100 सोने का इनाम, तो हलचल मच गई। गली गली में बिल्ली को किताब दिखाई जाने लगी, बंदरों को स्लेट पकड़ाई गई और भैंसों के आगे पहाड़े दोहराए गए। लेकिन सबसे बड़ा तमाशा तब हुआ जब मुल्ला नसरुद्दीन हबीब को लेकर दरबार में पहुंचे। हुजूर, मुल्ला ने गरजते हुए कहा, मैं अपने गधे को गणित में पास करवाकर दिखाऊंगा, और वो भी पूरे सम्मान के साथ, बिना किसी नकल के। दरबार हंसी से गूंज उठा। गधा और गणित, वो भी पास? वजीर मिर्जा ने मुंह दबाते हुए कहा। हंसिए मत मिर्जा साहब, मुल्ला बोले, आपकी अक्ल का स्तर भी उससे ज्यादा नहीं, पर आपको सबने कुर्सी दे रखी है। सन्नाटा छा गया। बादशाह ने ठहाका लगाया। अगर तूने ऐसा कर दिखाया तो 100 नहीं 500 सोने के सिक्के तेरे होंगे, लेकिन अगर असफल रहा तो तुझे और तेरे गधे को 1 हफ्ते तक शिक्षा भवन की सफाई करनी होगी। मुल्ला मुस्कुराए। मंजूर है हुजूर। गधे की क्लास शुरू। मुल्ला ने उस रात हबीब को सामने बिठाया। एक छोटी सी तख्ती बनाई, चौक से लिखा 1 + 1 1 = 2। हबीब ने पहले तो मुंह घुमाया, फिर मुल्ला ने उसकी नाक के आगे से गाजर हटा ली। ध्यान से देख हबीब, ये गाजर तभी मिलेगी जब तू बोलेगा 1 और 1 2। हबीब ने गर्दन हिलाई। मुल्ला बोले, अब गर्दन से जवाब नहीं चलेगा, बोल कर दिखा। फिर शुरू हुई एक विचित्र ट्रेनिंग। हर सही उत्तर पर गाजर, हर गलती पर सिर पर हल्की टपली। 3 दिन बीते और हबीब अब ई आ की आवाजों में 1 2 3 अलग अलग तरह से बोलने लगा। मुल्ला ने एक कोड बना लिया। एसी उ आनी 1, ए 2, इंगी ए 3। गधा भी कंफ्यूज पर खुश था। आखिर रोज गाजर की दावत जो मिलती। परीक्षा का दिन शहर की सबसे बड़ी पाठशाला में विशेष परीक्षा आयोजित की गई। गधा केंद्र में बैठा और उसके सामने बैठी परीक्षा नियंत्रक खुद बेगम महरुख। सवाल पूछे गए। प्रश्न ओ के 1 गाजर + 1 गाजर के लिए। मुल्ला ने हबीब की आंखों में देखा। हबीब ने आ की आवाज दी। लोग चौंक गए। प्रश्न 2 2 गाजर + 1 गाजर के लिए। ए हबीब बोला। तालियां बज उठीं। फिर आखिरी सवाल, अगर 3 गाजर में से 1 खा ली जाए तो कितनी बचेंगी? हबीब कुछ देर चुप रहा, फिर उसने गर्दन झुका दी और ई बोला। बादशाह खुद हैरान। मुल्ला, ये तो वाकई पास हो गया। हुजूर, मुल्ला बोले, ज्ञान सिर्फ जुबान में नहीं समझ में होता है, और हबीब समझ चुका है। गणित सिर्फ नंबरों की नहीं, गाजर की भाषा भी बोल सकता है। पुरस्कार और शंका मुल्ला को 500 सोने के सिक्के दिए गए। शहर भर में बधाइयां मिली, मगर वजीर मिर्जा को चैन नहीं आया। इसमें कोई चाल है, गधा इतना समझदार कैसे हो सकता है? वो रात में शिक्षा भवन गया, जहां मुल्ला और हबीब ठहरे थे। छिपकर देखने लगा, और तभी उसने देखा मुल्ला गाजर के टुकड़ों से जमीन पर कोड लिखते हैं, जैसे 1 गाजर ए, 2 गाजर ए, 3 गाजर ए। हबीब इस गाजर स्क्रिप्ट को पढ़कर आवाज देता है। मिर्जा समझ गया, मुल्ला ने गधे को गाजर लिपि सिखा दी है। अगली सुबह मिर्जा ने दरबार में ऐलान किया, हुजूर, यह धोखा है। गधा पढ़ा लिखा नहीं, यह गाजर के इशारों से जवाब देता है। बादशाह ने पूछा, मुल्ला, क्या यह सच है? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, यही तो पढ़ाई है। अगर कोई बच्चा चित्र देखकर सीखता है
कोई गिनती गाजर से समझे तो क्या वो शिक्षा नहीं कहलाती? दरबार फिर शांत हुआ। बेगम मेहरुख ने कहा, वजीर साहब, अगर देश का बच्चा भी इतना मन लगाकर पढ़े जैसे हबीब ने पढ़ा तो हमें शिक्षा के लिए किसी पुरस्कार की जरूरत न पड़े। सभी ने फिर तालियां बजाईं। अचानक मोड़ सब कुछ सामान्य हो चला था। तभी एक नया मोड़ आया। एक दिन नगर के बाहर से एक रहस्यमयी आदमी आया। लंबी दाढ़ी, काले कपड़े और एक ऊंट। उसने पूछा, क्या यही हबीब है जो गणित में पास हुआ? मुल्ला ने गर्व से कहा, हां, यही है। हबीब जारी कहा, हुस्नाबाद का सबसे समझदार गधा। रहस्यमयी आदमी ने कहा, तो अब उसे हमें सौंप दीजिए। क्या मतलब? मुल्ला चौंके। मैं खलीफा ए शरार नियबिर हूं, अजनबी नगर से आया हूं। वहां आज्ञा है, जो जानवर गणित जानता हो उसे हमारे शहर की परीक्षा में भी बैठाया जाए, और यदि वो पास न हुआ तो उसे दंड मिलेगा, और उसके शिक्षक को भी। भीड़ में सन्नाटा छा गया। मुल्ला ने हबीब की ओर देखा और फिर मुस्कुरा दिए। अगले भाग में पढ़िए। जब हबीब को भेजा गया अजनबी शहर की परीक्षा में और मुल्ला ने सबको चौंका दिया। हबीब को भेजा गया अजनबी शहर की परीक्षा में और मुल्ला ने सबको चौंका दिया। हुस्नाबाद की गलियों में हलचल मच गई थी। रहस्यमयी आदमी, जिसने खुद को आईटी तापावाओ खलीफा ए शरार का कहा था, अपने ऊंट पर बैठा दरबार से सीधे मुल्ला नसरुद्दीन के घर जा पहुंचा। उसके पीछे एक जुलूस सा था। अजनबी नगर के अधिकारी, 4 सैनिक और एक सोने की सील लगी मुहर, जिस पर लिखा था, अल जबर बोर्ड ऑफ शरारिस्तान। मुल्ला दरवाजे पर खड़े मुस्कुरा रहे थे और हबीब नीम के पेड़ की छांव में बैठे हुए कुछ चबा रहा था, शायद गाजर का आखिरी टुकड़ा। मुल्ला नसरुद्दीन, खलीफा गर्जा, आज से 1 सप्ताह बाद हमारे नगर में परीक्षा है। तुम्हारा गधा उसमें भाग लेगा। वहां चालाकी नहीं चलेगी, न गाजर की लिपि, न इशारों की भाषा। वहां सिर्फ असली बुद्धि और शिक्षा चलेगी। मुल्ला ने झुककर सलाम किया। हुजूर, गधा तो भेज देंगे, मगर यह मत समझिए कि उसके पास भेजने वाला बुद्धिहीन है। खलीफा ने मुस्कुराकर कहा, अगर गधा वहां पास हुआ तो हम उसे हिज हाइनेस डॉनकी ऑफ नॉलेज की उपाधि देंगे, और अगर फेल हुआ तो उसे बीपापा मा सबातिता पाप पाबरी ऐसी मासूम जाहिल की घोषित कर बाल्टी पहनाकर नगर भर में घुमाया जाएगा। हबीब ने सुन लिया। उसने तुरंत अपनी पूंछ खड़ी की और 4 कदम पीछे हट गया। अजनबी शहर की तैयारी अगले दिन से ही मुल्ला ने एक अलग ही तरीके से तैयारी शुरू कर दी। अब गाजर नहीं, बल्कि हर जवाब पर एक कविता सुनाई जाती। यदि हबीब सही जवाब देता तो मुल्ला उसे कहानी सुनाते, उसके कान के पीछे खुजला देते। हबीब, मुल्ला बोले, अब तुझे शब्दों में भाव समझने होंगे, सवाल के पीछे की भावना, तर्क और चालाकी, वरना ये खलीफा लोग तुझे सिर्फ मजाक बना देंगे। हर शाम मुल्ला सवाल पूछते। अगर 5 ऊंट में से 2 दाएं मुड़ें और बाकी 3 सीधे चलें तो कौन पहले पानी तक पहुंचेगा? हबीब सोचता, सिर हिलाता और अपने कान से कोई संकेत देता। मुल्ला समझते, सुधारते और फिर कोई शेर सुनाते। गणित हो या भाषा की चाल, समझ से ही खुलती है हर ताल। चाहे सवाल ऊंट का हो या चांद का।
उत्तर वही है जो समझे बांका। मुल्ला ने एक छोटा सा ब्लैक बोर्ड भी बना लिया था, जिस पर 4 अलग रंग की चाक होती। लाल चाक से वह कठिन सवाल लिखते, हरे से उत्तर, नीले से स्पष्टीकरण और पीले से कविता। हबीब अब धीरे धीरे रंगों के संकेत समझने लगा। शरारिस्तान का बड़ा दिन हबीब को सोने के काठी से सजे ऊंट पर बिठाकर ले जाया गया। वहां का परीक्षा भवन बिल्कुल अजीब था। गोल गुंबद, दीवारों पर गणितज्ञों की तस्वीरें और ऊपर लिखा था, ज्ञान वह है जो परंपरा को चौंका दे। परीक्षा कक्ष में 7 परीक्षक बैठे थे। सभी ने काली पगड़ियां पहनी थीं और सामने 4 खंभों पर 4 कैमल बॉट्स, ऊंट जैसे रोबोट बैठे थे, जो हर जानवर के हाव भाव रिकॉर्ड कर रहे थे। हबीब को बीच में बिठाया गया। मुल्ला दर्शक दीर्घा में बैठे थे, बाजू में खलीफा ए शरार। पहला सवाल आया, इली, यदि 10 गाजर 5 गधों में बांटी जाएं और हर गधा एक गाजर छोड़ दे तो बची गाजरें कितनी होंगी? हबीब चुप रहा। जवाब दो, परीक्षक चिल्लाया। हबीब ने अपनी एक टांग जमीन पर ठोंकी, फिर एक बार और। 2, परीक्षक चौंका। कमेटी ने सहमति दी। सही उत्तर। दूसरा सवाल आया, अगर एक गधा 1 घंटे में 3 किलोमीटर चलता है और दूसरे गधे की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वे कब साथ चलेंगे? हबीब ने पहले तो आंखें मूंद लीं, फिर जोर से ईं 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 किया। परीक्षक ने मुल्ला की ओर देखा। यह क्या उत्तर है? मुल्ला खड़े हुए और बोले, ई ई ई मतलब 3 बार बोलना, यानी 3 घंटों बाद वे साथ होंगे। गधा समझ गया कि यह चाल और दूरी का मेल है। सब सन्न। फिर आए तर्क के सवाल। यदि एक गधा खुद को गधा न माने तो क्या वह अब भी गधा है? पूरा हाल हंसी से गूंज उठा। हबीब कुछ देर रुका, फिर जमीन पर बैठ गया। मुल्ला हंसे। यह उसका उत्तर है। गधा तब तक गधा है जब तक वह मानता है कि वह पढ़ नहीं सकता। आज वह जान गया कि वह गधा होकर भी समझ सकता है, तो अब वो गधा नहीं, विद्यार्थी है। फैसला पूरे 3 घंटे की परीक्षा के बाद निर्णायक मंडल ने हाथ खड़े किए। हमने कभी किसी जानवर को इतना स्पष्ट, व्यवहारिक और तर्कपूर्ण उत्तर देते नहीं देखा। हम नसीरुद्दीन और हबीब दोनों को सम्मानित करते हैं। हबीब को सोने की जंजीर पहनाई गई। उसके गले में पट्टा बांधा गया, जिस पर लिखा था, एनडा अम्मा के नेमा आए चे, हिज हाइनेस डॉन की ऑफ नॉलेज। और मुल्ला को एक मोहर लगी पुस्तक भेंट की गई। तर्क का ताज। खलीफा ए शरार ने खुद खड़े होकर कहा, तुमने यह साबित कर दिया कि शिक्षा सीमाओं से नहीं, नियत और तरीका से चलती है, और सबसे बढ़कर हंसी के साथ भी ज्ञान दिया जा सकता है। निष्कर्ष, हुस्नाबाद लौटते वक्त बच्चों ने हबीब पर फूलों की बारिश की। हबीब अब हुस्नाबाद की शान था, गधा नहीं, गुरु हबीब। मुल्ला से एक बच्चा बोला, मुल्ला चाचा, क्या अब आप ऊंट को भी पढ़ाएंगे? मुल्ला ने ठहाका लगाया, अगर ऊंट गरुड़ छोड़ दे और कहे कि मुझे सीखना है तो मैं उसे भी तर्कशास्त्री बना दूंगा। गेंद फली तो तेज तब को ता। अगर इरादा सच्चा हो और तरीका सटीक, तो सबसे सीधा जीव भी दुनिया का सबसे समझदार बन सकता है। और कभी कभी सबसे मजेदार रास्ता, सबसे गहरा पाठ सिखा जाता है। अगली कहानी। जब मुल्ला का गधा खुद ही बाजार में सौदा करने निकल पड़ा। हुस्नाबाद की सुबहें वैसे तो हमेशा चहल पहल वाली होती थीं,
पर उस दिन कुछ अलग था। सब्जी मंडी में अफवाह फैल चुकी थी कि मुल्ला नसरुद्दीन का गधा अकेला बाजार घूम रहा है और सौदा कर रहा है। तू मजाक कर रहा है ना? पान वाले करीम ने चौंक कर पूछा। नहीं, खुद अपनी आंखों से देखा। उसने लौकी की टोकरी में नाक मारी, फिर सब्जी वाले को एक थपकी दी और लौकी उठाकर चला गया। सूरजभान धोबी बोला, जो गधा दर्शक गवाह नंबर 1 था। इधर मुल्ला अपने आंगन में बड़ी तसल्ली से चाय पी रहे थे और उनका गधा हबीब नदारद था। तभी नन्हा यूसुफ दौड़ता आया। मुल्ला चाचा, आपका गधा तो बाजार में है, किसी से टमाटर ले आया, किसी से प्याज। मुल्ला ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अरे बेटा, अब गधा ही तो है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। इंसान तो हर बार मोल भाव में झूठ बोलता है। कैसे शुरू हुआ गधे का खुदरा कारोबार? हबीब कोई मामूली गधा नहीं था। पिछले हफ्ते ही जब मुल्ला की तबीयत बिगड़ी थी तो उन्होंने 3 दिन तक हबीब के कान में दाएं बाएं की सब्जी और उनकी कीमतें फुसफुसाई थीं। सब्जियां गिनी, चुकंदर से लेकर चुकचुकी तक, और दाम रटवाए। टमाटर 2 सिक्के, लौकी 1 सिक्का, मिर्ची आधा। समझे? हबीब हिलता था तो दायां कान हिलता, हां, और बायां ना। मुल्ला ने मजाक मजाक में एक टोकरी में पैसे बांध दिए थे और कहा था, जा हबीब, आज तुझे परीक्षा देनी है, सस्ता खरीद कर ला। हबीब लौटा और लौकी भी लाई, सही तौल में, सही दाम पर। मुल्ला ने तब से उसे रोज बाजार भेजना शुरू कर दिया। गधा बन गया हुस्नाबाद का ग्राहक ननपुनुओ। अब तो दुकानदार हबीब को देखकर अपनी तौल सही कर लेते। कोई चोरी नहीं, कोई बहाना नहीं, क्योंकि जो भी उसे बेईमानी से सौदा देता, हबीब वहीं उसकी दुकान के सामने खड़े होकर जोर से ढेंचू ढेंचू करने लगता। एक दिन तो उसने मिठाई वाले रईस मियां की दुकान के सामने इतना जोर से चिल्लाया कि आधा शहर जमा हो गया। क्या हुआ? लोगों ने पूछा। हबीब ने रईस मियां की दुकान की ओर देखा, फिर मिठाई की ओर। रईस मियां घबरा गए। मैंने तो बस थोड़ी कम जलेबी दी थी। भीड़ में से एक आदमी बोला, कम दी, इसने पकड़ लिया तुझे। रईस मियां को डांट पड़ी और अगले दिन उन्होंने गधे के लिए एक पूरा जलेबी का डिब्बा बाहर रखवा दिया। जब प्रशासन को लगा गधा तो गधा नहीं, खतरा है, अब तक मामला शहर कचहरी तक पहुंच गया था। दरोगा इफ्तिखार बोले, यह अनुशासन का उल्लंघन है। कानून के अनुसार गधा सरकारी व्यापार नहीं कर सकता। एक मुलाजिम ने पूछा, पर सर, अगर वह ज्यादा सटीक सौदा कर रहा है तो इसमें गलती किसकी? गलती उसकी है जो गधा बनकर इंसानों को शर्मिंदा कर रहा है। इस पर पूरा दफ्तर खड़ा होकर हंसी में फूट पड़ा। बाजार में नई आफत। एक दिन मुल्ला को बुलाया गया नगर परिषद में। कारण, उनके गधे ने दाल वाले सत्तार को 3 बार ढेंचू बोला था और सत्तार ने उसे अपमान समझकर पुलिस केस दर्ज करवा दिया था। मुल्ला पहुंचे। ये कैसी शिक्षा दी है आपने गधे को मुल्ला? सत्तार गरजा। शिक्षा नहीं, सच्चाई दी है। 3 बार ढेंचू का मतलब था 3 सिक्कों की दाल 2 में क्यों नहीं दी, और वह बात बिल्कुल सही थी। सभा में फिर ठहाके गूंजे, पर अब परिषद ने निर्णय लिया, अगर हबीब को गैर कानूनी व्यापारी घोषित नहीं किया गया तो इंसानों की दुकानें बंद हो जाएंगी। मुल्ला की चालाकी। मुल्ला ने कहा, ठीक है, मैं हबीब को सौदे से रोक दूंगा, पर पहले एक आखिरी बार नगर के सभी दुकानदारों और आम ग्राहकों को आमंत्रित किया जाए, जहां हबीब और एक इंसानी दुकानदार के बीच सौदा होगा। फिर फैसला जनता करेगी। यह योजना गधा बनाम बनिया के नाम से प्रसिद्ध हो गई। चुनाव मैदान जैसा माहौल बना। एक ओर हबीब सिर ऊंचा, टोकरी कमर से बंधी हुई। दूसरी ओर पटेल साहब, 20 साल के अनुभवी किराना व्यापारी। मंच पर 2 समान थैले रखे गए। दोनों को 5 अलग अलग सामान दिए गए। लिस्ट एक जैसी, कीमतें अलग अलग। दोनों को बाजार जाना था और सबसे सस्ते में सौदा लाकर दिखाना था। मुकाबला शुरू। पटेल साहब ने 2 दुकानों में बहस की, फिर एक और में उलझे। यहां दाम ज्यादा, वहां तौल कम।
एक दो बार थैली झटके से उठाई। उधर हबीब सीधे निकला। पहले उसी भाजी वाली के पास पहुंचा जिसने हमेशा सही सौदा किया। उसने लौकी ली, मिर्ची उठाई, और जब उसे प्याज की जगह गीले आलू मिले, उसने लौटा कर दुकान छोड़ दी। अगले 40 मिनट में हबीब लौट आया। ठीक वजह, सबसे कम कुल खर्च और एक मिठाई का डिब्बा फ्री, जो कि दुकान वाले ने खुद भेंट किया था। परिणाम, जनता तालियां पीटने लगी। पटेल साहब का चेहरा उतर गया। नगर परिषद ने फैसला सुनाया। मुल्ला का गधा व्यापार नहीं करता, वह आदर्श ग्राहक है। इंसानों को सिखाना चाहता है कि ईमानदारी, चुपचाप और समझदारी से कैसे सौदा किया जाए। अब नगर में एक नया बोर्ड लगाया गया। हबीब एंड कंपनी, साइलेंट सौदागर। जहां रोज लोग आकर उस टोकरी को छूते जिससे एक गधा चलाता था शहर की सबसे बड़ी ईमानदारी की दुकान। जब हबीब को नगर अध्यक्ष का चुनाव लड़ने का न्योता मिला, हुस्नाबाद के लोग अब सुबह की चाय नहीं पीते थे जब तक ये न देख लें कि हबीब आज किस दुकान से क्या सौदा लाया। अखबार वालों ने पहले पन्ने पर फोटो छापी। गधा नहीं, व्यापार का बुद्धिमान प्रतिनिधि। कुछ तो इतने प्रभावित हुए कि अपनी बीवियों को हबीब की तरह कम शब्दों में काम की बात करने को कह बैठे, और फिर घर के बाहर ही चटाई पर खाना पड़ा। पर असली तूफान तब आया जब नगर परिषद के अध्यक्ष श्रीमती सुलेखा देवी ने इस्तीफा दे दिया। कारण, लोग अब मेरी बातों से ज्यादा हबीब की ढेंचू को समझने लगे हैं। नगर परिषद में अचानक हलचल मच गई। अब चुनाव होंगे, कौन लड़ेगा? हमें ऐसा कोई चाहिए जो ईमानदार हो, बहस में न उलझे, काम करे। कोई नहीं बोला, पर सबका सिर धीरे धीरे एक ही दिशा में घूम गया, मुल्ला के गेट के बाहर चुपचाप घास चर रहे हबीब की ओर। चुनाव प्रचार की अनोखी शुरुआत अगले ही दिन शहर में बड़े बड़े पोस्टर लगे। हबीब को वोट दो, ढेंचू नहीं, धरातल की समझ दो। मुल्ला नसरुद्दीन को यह सब देखकर मजा आने लगा। उन्होंने हबीब के लिए बाकायदा चुनाव अभियान शुरू किया। नुक्कड़ पर भाषण दिए जाने लगे, पर हबीब मंच पर सिर्फ खड़ा रहता और फिर एक धीमा ढेंचू मारता। लोग ताली बजाते। कितनी सच्चाई है इस एक ढेंचू में, बुजुर्ग बोले। कम से कम झूठ तो नहीं बोलता, व्यापारी बोले। विपक्ष का षड्यंत्र हबीब के बढ़ते जन समर्थन से एक गुट घबरा गया। पुराने नेता बबलू लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या अब हम गधों को अध्यक्ष बना देंगे? यह तो अपमान है लोकतंत्र का। पत्रकार ने चुपचाप पूछा, सर, पर पिछले 5 सालों में आपने क्या किया है? बबलू लाल गुस्से से बोले, मैंने बहुत कुछ नहीं किया, लेकिन कोशिश की थी। इसी बयान ने आग में घी डाल दिया। शहर के कोने कोने में नारा गूंजा, जो नहीं किया वो किया मानो, अब गधे को चुना जानो। बहस का दिन, चुनाव से 2 दिन पहले नगर भवन में सभी प्रत्याशियों के बीच बहस रखी गई। बबलू लाल, रमेश हलवाई और हबीब। बबलू लाल बोले, मैं जनता के लिए 24 घंटे उपलब्ध हूं। रमेश बोला, मैंने 10 किलो बेसन मुफ्त बांटा था चुनाव से पहले। और फिर आया हबीब का नंबर। वह मंच पर चढ़ा, एक बार गर्दन झटकी, टोकरी को सही किया और 2 कदम पीछे जाकर बैठ गया। माइक के पास आया और केवल एक गूंजता हुआ ढेंचू मारा। भीड़ कुछ सेकंड्स चुप रही। फिर किसी ने कहा, इस एक ढेंचू में सच्चाई है। यह दिखावा नहीं करता, वादा नहीं करता, काम करता है। भारी तालियां बजीं। चुनाव का दिन, लोग सुबह सुबह लाइन में लग गए। पहली बार बिना लालच के वोट दे रहा हूं, एक किसान बोला। इस बार सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए भी वोट दे रहा हूं, ताकि उन्हें दिखा सकूं कि एक गधा भी अगर ईमानदारी से काम करे तो हम उससे बेहतर इंसान बन सकते हैं। स्कूल मास्टर ने कहा। शाम को नतीजे आए। हबीब को मिले 3,412 वोट, बाकियों को मिलाकर 712।
इतिहास में पहली बार नगर का अध्यक्ष बना एक गधा। अध्यक्ष पद की पहली बैठक नगर परिषद की बैठक हुई। सबको कुर्सी मिली। हबीब को मंच पर एक ऊंचा गद्देदार आसन। पहली घोषणा, हर सप्ताह जनता के लिए मौन सभा रखी जाएगी, जहां नेता सिर्फ सुनेंगे, बोलेंगे नहीं। दूसरी घोषणा, हर व्यापारी को हबीब जैसे निष्पक्ष ग्राहक से सौदा करवाने की ट्रेनिंग मिलेगी। और तीसरी, नगर में अब से हर फैसला ज्यादा तर्क, कम शब्द और पूरी जिम्मेदारी से होगा। हबीब ने फिर एक ढेंचू मारा और सब लोग तालियां बजाते उठ खड़े हुए। मुल्ला का संवाद। उस रात हबीब अपने आसन से नीचे उतरा। मुल्ला ने उसे देखा और बोला, देखा हबीब, दुनिया के सबसे बड़े गम, बेईमानी और शोर में सबसे बड़ी क्रांति एक गधे की चुप्पी से हुई। तू बोल नहीं सकता, पर तेरा हर कदम लोगों को सिखा रहा है कि काम बोलता है, वादा नहीं। हबीब ने धीरे से अपना सिर मुल्ला के कंधे पर टिका दिया। रात को आसमान खुला था और हुस्नाबाद को एक नया सूरज दिखने वाला था। ईमानदारी, सच्चाई और व्यवहारिक समझ, ये गुण ना तो जाति, ना शिक्षा, ना रूप से तय होते हैं। जो वास्तव में कर्म करता है वही समाज का असली नेता होता है, चाहे वो एक गधा ही क्यों न हो। बात है, सूरज जैसे आग उगल रहा था और हवाओं ने जैसे कसम खा ली थी कि एक पत्ता भी न हिले। पूरा शहर चप्पलें घिसता हुआ छांव ढूंढ रहा था और वहीं नसीरुद्दीन एक ठेठ अंदाज में अपने मशहूर गधे हबीब के साथ निढाल चला जा रहा था, जैसे उसे गर्मी से कोई वास्ता ही न हो। हबीब, उसने गधे से कहा, तू भाग्यशाली है कि तेरे कान बड़े हैं, हवा खुद चलकर झलती है। हम तो सिर झुलसाएं और छाया ढूंढें। हबीब ने पूंछ हिलाई, न सहमति में न विरोध में। रास्ते में जो पहली छांव दिखी वो थी चटपटा पान भंडार, वही पुराना शहर का सबसे मशहूर ठेला जहां पान नहीं किस्मत लगती थी। ओ नसीर भाई, आवाज आई, इतनी गर्मी में क्या आपको पान की ठंडी बीड़ा न भाएगी? नसीरुद्दीन ने ठेले के पास आकर आंखें मिचमिचाईं। जरा बताओ तो इसमें क्या क्या ठंडा है? पान वाले, नाम था शौकत मियां, लेकिन लोग उन्हें पानश्री कहते थे, बड़ी शान से बोले, सौंफ, गुलकंद, चांदी का वर्क और सबसे खास एक गुप्त मसाला जो सिर्फ नवाबों को दिया जाता था। अरे वाह, नसीरुद्दीन बोला, तो फिर बीड़ा हो जाए। बीड़ा नंबर 21, नवाबी ठाठ वाला गुप्त मसाले के साथ। नसीर ने बीड़ा उठाया, मुंह में डाला, चबाया और फिर अचानक जैसे कुछ जादू हो गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, होंठ लटक गए और उसने जोर से कहा, या अल्लाह, ये क्या दिया? शौकत चौंका। क्या हुआ हजूर, बहुत तेज था? तेज क्या? नसीर ने आहें भरी। इसमें वो मसाला था जो मेरे बाबा की विरासत से गायब हुआ था। यही तो वो स्वाद है। पानश्री ने घबरा कर पूछा, आपके बाबा कौन? जनाब, नसीर का चेहरा गंभीर हो गया। मेरे बाबा नसीरुद्दीन ए अव्वल थे। यही मसाला तो उन्होंने दरबार में ईजाद किया था और किसी ने चुरा लिया था। भीड़ अब इकट्ठा होने लगी थी। सबने देखा, नसीर सीधा खड़ा हुआ और ऐलान किया, मैं चुनौती देता हूं, यह मसाला अगर तुम्हारा है तो इसे बनाओ, लेकिन मेरी शर्तों पर। पानश्री बोले, क्या शर्त है? 3 दिन बाद शहर के चौक पर 50 लोगों के सामने बीड़ा बनाया जाएगा। अगर उस बीड़े में वही स्वाद हुआ जो आज मैंने चखा, मैं तुमसे माफी मांग लूंगा और अपना गधा गिरवी रख दूंगा। लेकिन अगर नहीं हुआ तो यह दुकान मेरी होगी, नाम समेत। भीड़ हंसने लगी, लेकिन शौकत गंभीर था। उसने मुस्कुराकर कहा, मंजूर है। अगले 3 दिन रहस्यों का तूफान शहर में शोर मच गया। नसीरुद्दीन बनाम पानश्री। लोग अपने पान भंडार छोड़कर चौक में आने की तैयारी करने लगे। शर्त बड़ी थी, गधा बनाम दुकान। पर नसीर की चालें शांत नहीं थीं। पहली रात नसीर सीधा पहुंचा इत्र वाले के पास। भाई जहीर, वो पुराना केसर, गुलाब, इलायची, तुलसी इत्र अब भी है? जहीर बोला, है, पर तू करेगा क्या? उसका स्वाद चाहिए, खुशबू नहीं। जहीर बोला,
तू पागल है। नहीं, नसीर मुस्कुराया, मैं पान बना रहा हूं। दूसरी रात वो पहुंचा एक बुढ़े हकीम के पास, जिसने उसे एक जड़ी दी जिसे जीभ पर रखते ही स्वाद रुक जाता था और 2 मिनट बाद बम की तरह फटता था। बस इतना चाहिए, नसीर बोला, आग तो वो खुद लगाएगा। यौनी तीसरी रात नसीर चुपचाप शौकत की दुकान के पीछे छुपा और एक लड़के को पैसे देकर भेजा। भाईजान को कहो कि मसाला खत्म हो गया है। शौकत चौंका। मसाला, वही गुप्त मसाला जो उसने हाल ही में एक अजनबी से खरीदा था। अब वो आदमी गायब था। बीड़ाबाजी का दिन चौक खचाखच भरा था। नसीर एक ऊंचे मचान पर बैठा था और उसका गधा हबीब पास में पान की पत्तियां चबा रहा था। शौकत ने बीड़ा बनाना शुरू किया। हर कदम पर भीड़ ताली बजा रही थी। गुलकंद डाला, सौंफ आई, चांदी का वर्क चमका, गुप्त मसाला डाला। पर यह नया मसाला था। अब बीड़ा नसीर के पास आया। नसीर ने उठाया, सूंघा, मुस्कुराया और मुंह में डाला। भीड़ चुप। नसीर चबाता रहा। फिर उसका चेहरा कठोर हुआ। तुम्हारा यह मसाला नकली है। भीड़ से शोर उठा। प्रमाण दो, शौकत चिल्लाया। ये लो। नसीर ने अपनी जेब से 3 बीड़े निकाले। 3 अलग अलग लोगों को दिए जो स्वाद के जानकार थे। तीनों ने चखने के बाद कहा, ये असली था। जो आपने बनाया उसमें वो बात नहीं। शौकत के पांव डगमगाए। नसीर धीरे से बोला, मैंने वो मसाला फिर से खोजा, अपनी पुरानी यादों से, शहर की खुशबुओं से और कुछ मस्खरी से। पर तुमने तो कहा था वो मसाला मेरे पास था, शौकत बोला। हां, नसीर ने आंख मारी, ताकि तुम घबरा जाओ। असली मसाले का स्वाद दिमाग में होता है। मैंने वो बीड़ा उसी सोच के साथ खाया था। आज मैं शांत था और स्वाद नकली निकला। भीड़ हंसने लगी। तो अब दुकान मेरी, नसीर बोला। शौकत सिर झुकाकर बोला, माफ कर दो, पान नहीं, गलती हो गई। नसीर मुस्कुराया, मैं दुकान नहीं लूंगा, लेकिन अगली बार मसाले में दिमाग भी डालना सीख लो। हबीब ने पान की पत्तियां चबाते हुए गुर्राहट भरी। शायद वो चाह रहा था कि अगली बाजी में वो भी हिस्सा ले। लेकिन तभी भीड़ में से एक आवाज आई, ओ नसीर भाई, आपके बीड़े में जो आग थी वो किसी को लगी नहीं, लेकिन एक आदमी है जो कह रहा है कि उसकी जीभ अब तक जल रही है। नसीर ने चौकन्ना होकर पूछा, कौन है वो? भीड़ हटी और वहां खड़ा था वही अजनबी जिसने असली मसाला शौकत को दिया था। नसीरुद्दीन और रहस्यमयी मसाले वाला। भीड़ हटी और सबकी आंखें एक ही जगह टिक गईं। वहां खड़ा था एक अजीब और गरीब आदमी, ऊंची तीखी टोपी पहने, मूंछें इस कदर ऐंठी हुई कि हर बार चबाने से पहले देखनी पड़े। उसका चेहरा ऐसे था जैसे सब कुछ जानता हो, पर किसी से कुछ कहता नहीं। नसीर ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर पूछा, तो जनाब, आपकी जीभ अब तक जल रही है? उस अजनबी ने अपनी नुकीली उंगली से नसीर की ओर इशारा किया और बोला, तुम्हारी चालाकी ने मेरी मेहनत मिट्टी में पापा मिला दी। नसीरुद्दीन। भीड़ सन्न रह गई। शौकत ने फुसफुसाकर कहा, यह वही है जिसने मुझे वो गुप्त मसाला दिया था और बताया था कि इससे बीड़ा ऐसा बनेगा जिसे कोई भूल नहीं पाएगा। नसीर ने अपनी पगड़ी ठीक की और कहा, भूलने की बात सही कही, लेकिन जनाब, स्वाद और नीयत दोनों में फर्क होता है। बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अब्दुल फिदाई अल रस्मी, वो बोला, और मैं मसाला विद्या का उस्ताद हूं। पानश्री ने मुझसे मसाला लिया, वादा किया था कि मेरे नाम का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब दुकान चलने लगी तो मुझे भुला दिया गया। भीड़ में फुसफुसाहट होने लगी। शौकत घबरा गया। यह झूठ है, तुमने सिर्फ एक पुड़िया दी थी और वो भी बिना कीमत बताए, और तुमने बिना पूछे वो पुड़िया 5 बार इस्तेमाल की, हर बार मेरी अनुमति के बिना, अब्दुल ने उत्तर दिया। नसीर ने बीच में दखल दिया, तुम दोनों की बातों से मुझे यह समझ आ रहा है कि मसाला स्वाद का नहीं, स्वार्थ का जरिया बन गया है। पर एक बात बताओ अब्दुल मियां, क्या तुम्हारा मसाला वाकई खास था?
बिल्कुल, अब्दुल बोला। वो मसाला जुबान को पहले ठंडक देता है, फिर एक तेज मिर्ची वाली गर्मी, एक ऐसा खेल जो स्वाद को यादगार बना देता है। मैंने सालों में उसे बनाया है। नसीर ने ठोड़ी खुजलाई। तो क्या तुम ये मानते हो कि असली स्वाद वो है जो चौंकाए और बांधे रखे? हां, अब्दुल गर्व से बोला। पर मैं चाहता हूं कि लोग मेरा नाम भी याद रखें। नसीर धीरे धीरे आगे बढ़ा और पान श्री के ठेले के पास खड़ा हो गया। उसने एक पत्ता उठाया, गुलकंद डाला, थोड़ी सौंफ, थोड़ी इलायची और फिर अपनी जेब से एक बोतल निकाली जिसमें हल्का सा इत्र जैसा तरल था। देखो, वो बोला, असली जादू मसाले में नहीं, इरादे में होता है। स्वाद को समझना हो तो मसाले से नहीं, दिल से बनाओ। जैसे मैंने ये बनाया। नाम है बीड़ा ए दोस्ती। भीड़ में खामोशी छा गई। फिर नसीर ने एक बीड़ा अब्दुल को दिया और एक शौकत को। दोनों ने चखा और दोनों चुप हो गए। अब्दुल की आंखें भर आईं। शौकत को जैसे वर्षों बाद सच्चे स्वाद का पता चला। इसमें कोई चौंकाने वाला मसाला नहीं था, अब्दुल बोला। फिर भी यह सबसे खास है क्योंकि इसमें कोई चोर न था, कोई झूठ न था, सिर्फ मिठास थी, नसीर बोला। तभी हबीब ने एक जोर की आवाज में रेन रें किया, मानो कह रहा हो, अब तो दुकान हमारी है या नहीं? नसीर ने हंसकर कहा, हबीब, दुकान नहीं, दिमाग जीता है। शौकत आगे बढ़ा और बोला, मैंने गलती की नसीर भाई, आप चाहें तो दुकान ले लीजिए, वरना मेरी इज्जत लौटाइए। नसीर ने हाथ उठाया, इज्जत छीनी नहीं जाती, कमाई जाती है। दुकान तुम्हारी ही रहेगी, लेकिन अब इसके नाम के आगे शुद्ध लगेगा, शुद्ध पान श्री भंडार। और मेरा नाम? अब्दुल ने पूछा। तुम्हारा नाम? नसीर ने कहा। अब हर बीड़े की रेसिपी में होगा अब्दुल का तड़का के नाम से, और उसका हिस्सा तुम्हें मिलेगा। भीड़ में तालियों की गूंज हुई। गधा हबीब नाचने लगा, माने उसका मालिक अब फिर से सबका चहेता बन चुका था। उसी शाम शुद्ध पान श्री भंडार के सामने एक नया बोर्ड लगा। यहां मिलता है बीड़ा ए दोस्ती, नसीरुद्दीन और अब्दुल के तड़के के साथ। स्वाद में सच्चाई, नीयत में मिठास। लोग लाइन लगाकर बीड़े खा रहे थे। हबीब वहीं बैठा था, पत्तियां चबाते हुए। कभी कभी किसी बीड़े की खुशबू सूंघ कर सिर हिलाता था। हां, अब सही बना है। जब स्वाद में चालाकी हो और नीयत में मिठास, तभी हर बीड़ा दिल तक पहुंचता है। झूठ से दुकानें चल सकती हैं, पर नाम नहीं बनता, और नाम वही टिकता है जो भरोसे से बना हो। अगली कहानी जब नसीरुद्दीन ने मुर्गी के बिना अंडे बेच डाले शहर का नाम था बख्तगंज, और वहां का सबसे शातिर, सबसे मशहूर और सबसे बेफिक्र आदमी था नसीरुद्दीन। जब लोग सुबह उठते थे तो अखबार से पहले पता करते थे आज नसीर ने क्या किया, क्योंकि बख्तगंज में मौसम से ज्यादा तेजी से नसीर की योजनाएं बदलती थीं। एक दिन शहर की सबसे भीड़ भाड़ वाली मंडी में हलचल मच गई। लोगों ने देखा नसीर ने एक नया ठेला लगाया है, लेकिन इसमें सब्जी या पान नहीं था। एक बड़ा सा बोर्ड लटक रहा था, ताजा देशी अंडे बिना मुर्गी के, सिर्फ 2 सिक्के में, और स्वाद ऐसा कि मुर्गी भी चौंक जाए। लोग हंसते हुए ठहरे। ये क्या मजाक है? एक दुकानदार बोला। अरे ये नसीर है, अभी पान बेचता था, फिर खड़ाऊं का व्यापार शुरू किया, फिर ऊंट पर मिर्ची बेचने की कोशिश की, अब अंडा, वो भी बिना मुर्गी के। पर नसीर के ठेले पर सच में सुंदर सुंदर अंडे रखे थे, सफेद चमचमाते जैसे बर्फ से गढ़े गए हों। भीड़ जमा हो गई। एक मोटा व्यापारी बोला, सुनो नसीर, ये मुर्गी के बिना अंडे क्या बला है? नसीर मुस्कुराया, हजूर, यह अंडे विशेष प्रकार के हैं, इनमें से कोई भी अंडा ऐसा नहीं है जो मुर्गी ने दिया हो। फिर किसने? एक लड़का बोला। किसी ने नहीं, नसीर बोला, ये संभावना से पैदा हुए अंडे ए हैं। क्या? भीड़ ने एक साथ पूछा।
नसीर ने समझाया, देखिए, मान लीजिए कि किसी दिन मुर्गी होती और वो अंडा देती, तो वैसा ही कुछ अंडा होता ना, तो ये अंडा उस दिन के बाद संभावित भविष्य का है। भीड़ ठहाका मार के हंस पड़ी। कुछ लोग मजे के लिए अंडे खरीदने लगे। किसी ने कहा, घर जाकर इसे फ्राई करूंगा। नसीर बोला, जरूर करिए, पर ध्यान रहे, संभावना का स्वाद समय के अनुसार बदलता है। शहर में आग की तरह फैल गई खबर। नसीर बिना मुर्गी के अंडे बेच रहा है और लोग खरीद भी रहे हैं। थोड़े ही समय में एक आदमी आया जो सिर से पैर तक सफेद कपड़ों में लिपटा था और उसके पास था बख्तगंज व्यापार संघ का बिल्ला। उसने नसीर के ठेले के सामने रुककर पूछा, क्या तुम्हारे पास अंडा बेचने का प्रमाण है? क्यों नहीं? नसीर ने जेब से कागज निकाला। संभावित व्यापार और कल्पना उत्पादन मंडल का प्रमाण पत्र। उस पर मुहर भी थी। किसी ने गौर नहीं किया कि मुहर पर लिखा था, भविष्य की अनुमति वर्तमान में वैध मानी जाएगी। व्यापार संघ का आदमी चकरा गया। यह मंडल कौन सा है? भविष्य का है, नसीर बोला। अभी किसी को नहीं पता, पर एक दिन यह आएगा और मैं उसके पहले व्यापारी बनूंगा। अगली सुबह मंडी में बवाल मच गया। 3 महिलाओं ने शोर मचाया, यह अंडा तो नकली निकला। नसीर ने अंडों को देखा। वो असली दिखते थे, पर खोलने पर अंदर से फूल निकले थे। गुलाब की खुशबू, चमेली की पंखुड़ियां। अरे वाह, नसीर बोला, आपने तो खुशकिस्मती वाले अंडे खरीदे। ये तो वादे आश्चर्य अंडे पर दे थे। ये क्या बकवास है? एक महिला चिल्लाई। नसीर बोला, देखिए, मैंने पहले ही कहा था, ये अंडे संभावना से बने हैं। किसी किसी में फूल निकलते हैं, किसी में पानी, किसी में कभी कभी चिट्ठी। चिट्ठी? हां। उसने एक अंडा तोड़ा। उसमें से सच में एक लिपटी हुई पर्ची निकली। पर्ची पर लिखा था, बधाई हो, आपने 50 अंडों का मुफ्त कूपन जीता है, बशर्ते आप साबित करें कि आपकी नानी कभी मुर्गी पालती थीं। भीड़ हंसी से लोटपोट हो गई। तीसरे दिन अचानक मंडी में आए शहर के दरोगा। नसीर, वो गरजा, तू जनता को धोखा दे रहा है। नसीर ने शांति से जवाब दिया, जनाब, क्या आपने कभी किसी को सपने बेचते देखा है? नहीं, दरोगा बोला। फिर मैंने जो बेचा वो अंडे नहीं थे, बल्कि स्वप्नीय अंडे थे। मैंने हर अंडे के साथ एक कहानी दी, एक संभावना और थोड़ी उम्मीद। इसमें धोखा कहां? पर कानून, कानून। अच्छा जनाब, मुझे तो लगा था आप खाने का कानून लाएंगे। आप चाहें तो ये अंडा खा के देख लें, क्या पता आपके भीतर का बच्चा फिर से खेलना शुरू कर दे। दरोगा ने हंसते हुए ठेला जब्त नहीं किया, बल्कि 2 अंडे खरीद लिए। लेकिन तभी असली झमेला शुरू हुआ। एक बड़े व्यापारी ने अदालत में शिकायत कर दी, नसीर जादू से लोगों को बेवकूफ बना रहा है, नकली अंडे बेच रहा है। अदालत में मजा तब आया जब जज ने पूछा, ये अंडे बनते कैसे हैं? नसीर ने मुस्कुराकर कहा, एक मुर्गी थी, कल्पना रानी। वो सिर्फ सपनों में आती थी और सुबह तक संभावनाओं के अंडे छोड़ जाती थी। वही मैं जमा करता हूं। सपनों में? जज चौंका। हां जनाब, और सबूत यह कि आज मैंने आपकी कुर्सी पर एक अंडा रखा था। क्या आपने देखा नहीं? जज ने कुर्सी चेक की, वहां कुछ नहीं था। देखिए, नसीर बोला, इससे साबित होता है कि आप वो अंडा देख सकते थे अगर आपकी कल्पना जागती। दोष किसका? पूरा कोर्ट रूम हंसी से गूंज उठा। जज ने हथौड़ा पटका। इस अदालत को इस समय गहरी सांस लेने की जरूरत है।
अगले दिन नसीर ने नया बोर्ड लगाया। अब बेच रहे हैं सपना बीज, बोइए जमीन में, उगाइए इच्छाएं। पर तभी भीड़ में से एक आदमी आया, लंबा दाढ़ी वाला, हाथ में एक अजीब सी टोपी लिए। वो बोला, तू वही है ना जो बिना मुर्गी के अंडे बेचता है? नसीर ने आंख मारी। हां जनाब, और अब बिना जमीन के फसलें भी उगाने वाला हूं। उस आदमी ने टोपी हवा में उछाली और बोला, तो क्या तू मेरी ट्रिक टोपी की असली पहचान बता सकता है? अगर बता दूं तो मैं तुझे दिखाऊंगा ऐसी चीज जो हर अंडे से कहीं ज्यादा अनोखी है, पर उसकी कीमत तुझे खुद चुकानी पड़ेगी। नसीर की आंखें चमकने लगीं। नसीरुद्दीन और टोपी वाला रहस्य। बख्तगंज की भीड़ उस रहस्यमयी टोपी वाले को घेर चुकी थी। उसकी आवाज में एक अजीब सी चुनौती थी, जैसे कोई बाजीगर सर्कस के बीच दांव लगाने चला हो। उसकी टोपी एकदम सादी, लेकिन कुछ ऐसा आकर्षण था उसमें कि खुद नसीर भी एक पल के लिए चुप हो गया। नाम क्या है तुम्हारा? नसीर ने पूछा। वो मुस्कुराया। नाम से क्या होगा, मैं पहचान से चलता हूं, लेकिन दुनिया मुझे आमो। उलटबाज टोपी वाला बोतीमोता कहती है। और ये टोपी? नसीर ने टोपी की ओर इशारा किया। ये टोपी हर उस चीज को उल्टा दिखाती है जो सीधी नजर आती है। जो चीजें लोगों को साफ दिखती हैं, ये टोपी उसका उल्टा रूप दिखा देती है। इसका रहस्य वही जान पाता है जो खुद को धोखा देने की हिम्मत रखे। भीड़ चौंकी। किसी ने कहा, टोपी पहनने से क्या मिलेगा? सच, टोपी वाला बोला, पर ऐसा सच जो कोई झेल ना सके। नसीर ने ठंडी सांस ली। और क्या यह टोपी मेरे अंडों की सच्चाई को भी दिखा सकती है? टोपी वाले की आंखों में चमक आ गई। बिल्कुल, पर उसकी कीमत तुम्हारी कल्पना से बड़ी होगी। तो लगाओ टोपी मेरे सिर पर, नसीर ने कहा। टोपी वाले ने टोपी उठाई और धीरे से नसीर के सिर पर रख दी। कुछ क्षणों तक सब कुछ सामान्य रहा। फिर अचानक नसीर की आंखें फैल गईं। उसे अपने चारों ओर वही भीड़ दिखाई दी, लेकिन सबके सिर पर मुर्गियों की तरह कलगी उगाई थी। किसी के हाथों में झाड़ू थे, किसी की जुबान से अंडे लटक रहे थे। उसने जब अपना ठेला देखा तो वहां अंडे नहीं थे, बल्कि कागज की गोलियां थीं जिन पर लिखा था, झूठा स्वाद, खाली उम्मीद, मिठास का भ्रम। ये क्या है? नसीर बुदबुदाया। टोपी वाले ने कहा, यह वो दुनिया है जो तुम्हारे व्यापार ने बनाई है। तुमने हंसी बेची, मगर हंसी के नाम पर भ्रम। तुमने अंडे नहीं, सपनों की खालें बेची। नसीर स्तब्ध खड़ा था। पहली बार उसे खुद पर शक हुआ। भीड़ अब भी थी, लेकिन उसकी आवाजें बदल गई थीं। धोखेबाज, मजाक बना दिया सबका, हमें मूर्ख समझा। नसीर ने जल्दी से टोपी उतार दी। पसीने से तरबतर, चेहरे पर डर, भ्रम और पश्चाताप। क्या यह सच था? उसने टोपी वाले से पूछा। जो दिखा वो तुम्हारी कल्पना का उल्टा रूप था, मगर कल्पना में भी कुछ सच्चाई छुपी होती है। तुम्हें अब तय करना है कि तुम अंडे बेचोगे या भरोसा। भीड़ फिर शांत हुई। सबकी निगाहें नसीर पर टिक गईं, और तब नसीर ने गहरी सांस लेकर घोषणा की, आज से ये ठेला बंद। अब मैं न तो अंडे बेचूंगा न सपने। मैं बेचूंगा वही जो सच हो, उम्मीद जो दिल से निकले और भरोसा जो दिमाग से आए। तो अब क्या बेचोगे? भीड़ से किसी ने पूछा। नसीर मुस्कुराया। अब मैं बेचना चाहता हूं ईमान की चाय। सच्चाई के पत्तों से बनी, सोच की गर्माहट में उबली और आत्मा की शक्कर से मीठी। पीने से न नींद आती है न भ्रम, सिर्फ होश। सभी ठहाका लगाकर हंस पड़े। कुछ तो बोल पड़े, चलो भाई, ईमान की चाय तो पीनी ही पड़ेगी।
अगले दिन मंडी में एक नया ठेला दिखा। नसीरुद्दीन की ईमान की चाय, एक प्याली सोच, एक चुटकी सच्चाई। और उस टोपी वाले का क्या हुआ? कहा जाता है वो हर उस शहर में जाता है जहां झूठ अच्छे कपड़ों में बिकता है और वहां टोपी पहना देता है ताकि लोग सच का चेहरा देख सकें। कल्पना जरूरी है, लेकिन अगर वो सच की नींव पर न बनी हो तो सिर्फ भ्रम बनकर रह जाती है। मजाक, व्यापार और चतुराई तभी तक काम करती है जब तक उसमें सच्चाई की चाय न छानी जाए। अगली कहानी। नसीरुद्दीन ने जब गधे को गणित पढ़ाकर पास करा दिया। हुस्नाबाद की गलियों में आज एक नया किस्सा आग की तरह फैल गया था। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपने गधे को बोर्ड परीक्षा में पास करवा दिया है। अब शहर कोई आम शहर नहीं था और न ही मुल्ला कोई साधारण आदमी। और गधा, वो तो हुस्नाबाद का सबसे बदनाम मगर सबसे प्यारा प्राणी था। नाम था हबीब। उसकी शक्ल देखकर बच्चे खिलखिला उठते और उसकी हरकतों पर बड़े बड़े विद्वान माथा पीट लेते। किस्सा कुछ ऐसा था कि हुस्नाबाद की नवनियुक्त शिक्षा मंत्री बेगम मेहरुख ने ऐलान कर दिया था, इसाब दे के को अब शहर का हर नागरिक पढ़ा लिखा होना चाहिए, चाहे इंसान हो या जानवर। लोगों ने सोचा यह तो बस मजाक है, मगर जब बेगम साहिबा ने बाकायदा घोषणा पत्र जारी किया कि शहर का हर पशु भी अगर परीक्षा में पास हो जाए तो उसके मालिक को मिलेगा 100 सोने का इनाम, तो हलचल मच गई। गली गली में बिल्ली को किताब दिखाई जाने लगी, बंदरों को स्लेट पकड़ाई गई और भैंसों के आगे पहाड़े दोहराए गए। लेकिन सबसे बड़ा तमाशा तब हुआ जब मुल्ला नसरुद्दीन हबीब को लेकर दरबार में पहुंचे। हुजूर, मुल्ला ने गरजते हुए कहा, मैं अपने गधे को गणित में पास करवाकर दिखाऊंगा, और वो भी पूरे सम्मान के साथ, बिना किसी नकल के। दरबार हंसी से गूंज उठा। गधा और गणित, वो भी पास? वजीर मिर्जा ने मुंह दबाते हुए कहा। हंसिए मत मिर्जा साहब, मुल्ला बोले, आपकी अक्ल का स्तर भी उससे ज्यादा नहीं, पर आपको सबने कुर्सी दे रखी है। सन्नाटा छा गया। बादशाह ने ठहाका लगाया, अगर तूने ऐसा कर दिखाया तो 100 नहीं 500 सोने के सिक्के तेरे होंगे, लेकिन अगर असफल रहा तो तुझे और तेरे गधे को 1 हफ्ते तक शिक्षा भवन की सफाई करनी होगी। मुल्ला मुस्कुराए। मंजूर है हुजूर। गधे की क्लास शुरू। मुल्ला ने उस रात हबीब को सामने बिठाया। एक छोटी सी तख्ती बनाई, चौक से लिखा 1 + 1 = 2। हबीब ने पहले तो मुंह घुमाया, फिर मुल्ला ने उसकी नाक के आगे से गाजर हटा ली। ध्यान से देख हबीब, ये गाजर तभी मिलेगी जब तू बोलेगा 1 और 1 2। हबीब ने गर्दन हिलाई। मुल्ला बोले, अब गर्दन से जवाब नहीं चलेगा, बोल कर दिखा। फिर शुरू हुई एक विचित्र ट्रेनिंग। हर सही उत्तर पर गाजर, हर गलती पर सिर पर हल्की टपली। 3 दिन बीते और हबीब अब ई आ की आवाजों में 1 2 3 अलग अलग तरह से बोलने लगा। मुल्ला ने एक कोड बना लिया। एसी उ आनी 1, ए 2, इंगी ए 3। गधा भी कंफ्यूज पर खुश था। आखिर रोज गाजर की दावत जो मिलती। परीक्षा का दिन शहर की सबसे बड़ी पाठशाला में विशेष परीक्षा आयोजित की गई। गधा केंद्र में बैठा और उसके सामने बैठी परीक्षा नियंत्रक खुद बेगम मेहरुख। सवाल पूछे गए। प्रश्न ओ किर 1 गाजर + 1 गाजर के लिए। मुल्ला ने हबीब की आंखों में देखा। हबीब ने आ की आवाज दी। लोग चौंक गए। प्रश्न 2 2 गाजर + 1 गाजर के लिए। ए हबीब बोला। तालियां बज उठीं। फिर आखिरी सवाल, अगर 3 गाजर में से 1 खा ली जाए तो कितनी बचेंगी? हबीब कुछ देर चुप रहा, फिर उसने गर्दन झुका दी और
ई ई बोला। बादशाह खुद हैरान। मुल्ला, ये तो वाकई पास हो गया। हुजूर, मुल्ला बोले, ज्ञान सिर्फ जुबान में नहीं समझ में होता है, और हबीब समझ चुका है। गणित सिर्फ नंबरों की नहीं, गाजर की भाषा भी बोल सकता है। पुरस्कार और शंका मुल्ला को 500 सोने के सिक्के दिए गए। शहर भर में बधाइयां मिली, मगर वजीर मिर्जा को चैन नहीं आया। इसमें कोई चाल है, गधा इतना समझदार कैसे हो सकता है? वो रात में शिक्षा भवन गया, जहां मुल्ला और हबीब ठहरे थे। छिपकर देखने लगा, और तभी उसने देखा मुल्ला गाजर के टुकड़ों से जमीन पर कोड लिखते हैं, जैसे एक गाजर ए, 2 गाजर ए गे, 3 गाजर ए। हबीब इस गाजर स्क्रिप्ट को पढ़कर आवाज देता है। मिर्जा समझ गया, मुल्ला ने गधे को गाजर लिपि सिखा दी है। अगली सुबह मिर्जा ने दरबार में ऐलान किया, हुजूर, यह धोखा है। गधा पढ़ा लिखा नहीं, यह गाजर के इशारों से जवाब देता है। बादशाह ने पूछा, मुल्ला, क्या यह सच है? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, यही तो पढ़ाई है। अगर कोई बच्चा चित्र देखकर सीखता है, कोई गिनती गाजर से समझे, तो क्या वो शिक्षा नहीं कहलाती? दरबार फिर शांत हुआ। बेगम मेहरुख ने कहा, वजीर साहब, अगर देश का बच्चा भी इतना मन लगाकर पढ़े जैसे हबीब ने पढ़ा, तो हमें शिक्षा के लिए किसी पुरस्कार की जरूरत न पड़े। सभी ने फिर तालियां बजाईं। अचानक मोड़ सब कुछ सामान्य हो चला था। तभी एक नया मोड़ आया। एक दिन नगर के बाहर से एक रहस्यमयी आदमी आया। लंबी दाढ़ी, काले कपड़े और एक ऊंट। उसने पूछा, क्या यही हबीब है जो गणित में पास हुआ? मुल्ला ने गर्व से कहा, हां, यही है। हबीब जारी कहा, हुस्नाबाद का सबसे समझदार गधा। रहस्यमयी आदमी ने कहा, तो अब उसे हमें सौंप दीजिए। क्या मतलब? मुल्ला चौंके। मैं खलीफा शरार नियबिर हूं, अजनबी नगर से आया हूं। वहां आज्ञा है, जो जानवर गणित जानता हो उसे हमारे शहर की परीक्षा में भी बैठाया जाए, और यदि वो पास न हुआ तो उसे दंड मिलेगा, और उसके शिक्षक को भी। भीड़ में सन्नाटा छा गया। मुल्ला ने हबीब की ओर देखा और फिर मुस्कुरा दिए। अगले भाग में पढ़िए। जब हबीब को भेजा गया अजनबी शहर की परीक्षा में, और मुल्ला ने सबको चौंका दिया। हबीब को भेजा गया अजनबी शहर की परीक्षा में, और मुल्ला ने सबको चौंका दिया। हुस्नाबाद की गलियों में हलचल मच गई थी। रहस्यमयी आदमी, जिसने खुद को आयती तापाओ खलीफा ए शरार का कहा था, अपने ऊंट पर बैठा दरबार से सीधे मुल्ला नसरुद्दीन के घर जा पहुंचा। उसके पीछे एक जुलूस सा था। अजनबी नगर के अधिकारी, 4 सैनिक और एक सोने की सील लगी मुहर, जिस पर लिखा था, अल जबर बोर्ड ऑफ शरारिस्तान। मुल्ला दरवाजे पर खड़े मुस्करा रहे थे, और हबीब नीम के पेड़ की छांव में बैठे हुए कुछ चबा रहा था, शायद गाजर का आखिरी टुकड़ा। मुल्ला नसरुद्दीन, खलीफा गर्जा, आज से 1 सप्ताह बाद हमारे नगर में परीक्षा है। तुम्हारा गधा उसमें भाग लेगा। वहां चालाकी नहीं चलेगी, न गाजर की लिपि, न इशारों की भाषा। वहां सिर्फ असली बुद्धि और शिक्षा चलेगी। मुल्ला ने झुककर सलाम किया। हुजूर, गधा तो भेज देंगे, मगर यह मत समझिए कि उसके पास भेजने वाला बुद्धिहीन है। खलीफा ने मुस्कुराकर कहा, अगर गधा वहां पास हुआ तो हम उसे हिज हाइनेस डॉनकी ऑफ नॉलेज की उपाधि देंगे, और अगर फेल हुआ तो उसे बीपापा मा सबातिता पाप पाबरी ऐसी मासूम जाहिल की
घोषित कर बाल्टी पहनाकर नगर भर में घुमाया जाएगा। हबीब ने सुन लिया। उसने तुरंत अपनी पूंछ खड़ी की और 4 कदम पीछे हट गया। अजनबी शहर की तैयारी अगले दिन से ही मुल्ला ने एक अलग ही तरीके से तैयारी शुरू कर दी। अब गाजर नहीं बल्कि हर जवाब पर एक कविता सुनाई जाती। यदि हबीब सही जवाब देता तो मुल्ला उसे कहानी सुनाते, उसके कान के पीछे खुजला देते। हबीब, मुल्ला बोले, अब तुझे शब्दों में भाव समझने होंगे, सवाल के पीछे की भावना, तर्क और चालाकी, वरना ये खलीफा लोग तुझे सिर्फ मजाक बना देंगे। हर शाम मुल्ला सवाल पूछते। अगर 5 ऊंट में से 2 दाएं मुड़ें और बाकी 3 सीधे चलें तो कौन पहले पानी तक पहुंचेगा? हबीब सोचता, सिर हिलाता और अपने कान से कोई संकेत देता। मुल्ला समझते, सुधारते और फिर कोई शेर सुनाते। गणित हो या भाषा की चाल, समझ से ही खुलती है हर ताल। चाहे सवाल ऊंट का हो या चांद का, उत्तर वही है जो समझे बांका। मुल्ला ने एक छोटा सा ब्लैक बोर्ड भी बना लिया था जिस पर 4 अलग रंग की चाक होती। लाल चाक से वह कठिन सवाल लिखते, हरे से उत्तर, नीले से स्पष्टीकरण और पीले से कविता। हबीब अब धीरे धीरे रंगों के संकेत समझने लगा। शरारिस्तान का बड़ा दिन हबीब को सोने के काठी से सजे ऊंट पर बिठाकर ले जाया गया। वहां का परीक्षा भवन बिल्कुल अजीब था। गोल गुंबद, दीवारों पर गणितज्ञों की तस्वीरें और ऊपर लिखा था, ज्ञान वह है जो परंपरा को चौंका दे। परीक्षा कक्ष में 7 परीक्षक बैठे थे। सभी ने काली पगड़ियां पहनी थीं और सामने 4 खंभों पर 4 कैमल बॉट्स, ऊंट जैसे रोबोट बैठे थे जो हर जानवर के हाव भाव रिकॉर्ड कर रहे थे। हबीब को बीच में बिठाया गया। मुल्ला दर्शक दीर्घा में बैठे थे। बाजू में खलीफा ए शरार। पहला सवाल आया, इली, यदि 10 गाजर 5 गधों में बांटी जाएं और हर गधा एक गाजर छोड़ दे तो बची गाजरें कितनी होंगी? हबीब चुप रहा। जवाब दो, परीक्षक चिल्लाया। हबीब ने अपनी एक टांग जमीन पर ठोंकी, फिर एक बार और। 2, परीक्षक चौंका। कमेटी ने सहमति दी। सही उत्तर। दूसरा सवाल आया, अगर एक गधा 1 घंटे में 3 किलोमीटर चलता है और दूसरे गधे की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वे कब साथ चलेंगे? हबीब ने पहले तो आंखें मूंद लीं, फिर जोर से ई ई ई किया। परीक्षक ने मुल्ला की ओर देखा। यह क्या उत्तर है? मुल्ला खड़े हुए और बोले, ई ई ई मतलब 3 बार बोलना, यानी 3 घंटों बाद वे साथ होंगे। गधा समझ गया कि यह चाल और दूरी का मेल है। सब सन्न। फिर आए तर्क के सवाल। यदि एक गधा खुद को गधा न माने तो क्या वह अब भी गधा है? पूरा हाल हंसी से गूंज उठा। हबीब कुछ देर रुका, फिर जमीन पर बैठ गया। मुल्ला हंसे। यह उसका उत्तर है। गधा तब तक गधा है जब तक वह मानता है कि वह पढ़ नहीं सकता। आज वह जान गया कि वह गधा होकर भी समझ सकता है, तो अब वो गधा नहीं, विद्यार्थी है। फैसला पूरे 3 घंटे की परीक्षा के बाद निर्णायक मंडल ने हाथ खड़े किए। हमने कभी किसी जानवर को इतना स्पष्ट, व्यवहारिक और तर्कपूर्ण उत्तर देते नहीं देखा। हम नसीरुद्दीन और हबीब दोनों को सम्मानित करते हैं। हबीब को सोने की जंजीर पहनाई गई। उसके गले में पट्टा बांधा गया जिस पर लिखा था, एनडा अम्मा के नेमा आ आए चे।
हिज हाइनेस डॉनकी ऑफ नॉलेज, और मुल्ला को एक मोहर लगी पुस्तक भेंट की गई। तर्क का ताज। खलीफा ए शरार ने खुद खड़े होकर कहा, तुमने यह साबित कर दिया कि शिक्षा सीमाओं से नहीं, नीयत और तरीका से चलती है, और सबसे बढ़कर हंसी के साथ भी ज्ञान दिया जा सकता है। निष्कर्ष, हुस्नाबाद लौटते वक्त बच्चों ने हबीब पर फूलों की बारिश की। हबीब अब हुस्नाबाद की शान था, गधा नहीं, गुरु हबीब। मुल्ला से एक बच्चा बोला, मुल्ला चाचा, क्या अब आप ऊंट को भी पढ़ाएंगे? मुल्ला ने ठहाका लगाया, अगर ऊंट गरुड़ छोड़ दे और कहे कि मुझे सीखना है तो मैं उसे भी तर्कशास्त्री बना दूंगा। गेन फलीप तो टेस्ट तब को ता। अगर इरादा सच्चा हो और तरीका सटीक, तो सबसे सीधा जीव भी दुनिया का सबसे समझदार बन सकता है, और कभी कभी सबसे मजेदार रास्ता, सबसे गहरा पाठ सिखा जाता है। अगली कहानी। जब मुल्ला का गधा खुद ही बाजार में सौदा करने निकल पड़ा। हुस्नाबाद की सुबहें वैसे तो हमेशा चहल पहल वाली होती थीं, पर उस दिन कुछ अलग था। सब्जी मंडी में अफवाह फैल चुकी थी कि मुल्ला नसरुद्दीन का गधा अकेला बाजार घूम रहा है और सौदा कर रहा है। तू मजाक कर रहा है ना? पान वाले करीम ने चौंक कर पूछा। नहीं, खुद अपनी आंखों से देखा। उसने लौकी की टोकरी में नाक मारी, फिर सब्जी वाले को एक थपकी दी और लौकी उठाकर चला गया। सूरजभान धोबी बोला, जो गधा दर्शक गवाह नंबर 1 था। इधर मुल्ला अपने आंगन में बड़ी तसल्ली से चाय पी रहे थे और उनका गधा हबीब नदारद था। तभी नन्हा यूसुफ दौड़ता आया। मुल्ला चाचा, आपका गधा तो बाजार में है, किसी से टमाटर ले आया, किसी से प्याज। मुल्ला ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अरे बेटा, अब गधा ही तो है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। इंसान तो हर बार मोल भाव में झूठ बोलता है। कैसे शुरू हुआ गधे का खुदरा कारोबार? हबीब कोई मामूली गधा नहीं था। पिछले हफ्ते ही जब मुल्ला की तबीयत बिगड़ी थी तो उन्होंने 3 दिन तक हबीब के कान में दाएं बाएं की सब्जी और उनकी कीमतें फुसफुसाई थीं। सब्जियां गिनी, चुकंदर से लेकर चुकचुकी तक, और दाम रटवाए। टमाटर 2 सिक्के, लौकी 1 सिक्का, मिर्ची आधा। समझे? हबीब हिलता था तो दायां कान हिलता, हां, और बायां ना। मुल्ला ने मजाक मजाक में एक टोकरी में पैसे बांध दिए थे और कहा था, जा हबीब, आज तुझे परीक्षा देनी है, सस्ता खरीद कर ला। हबीब लौटा और लौकी भी लाई, सही तौल में, सही दाम पर। मुल्ला ने तब से उसे रोज बाजार भेजना शुरू कर दिया। गधा बन गया हुस्नाबाद का ग्राहक ननपुमो। अब तो दुकानदार हबीब को देखकर अपनी तौल सही कर लेते। कोई चोरी नहीं, कोई बहाना नहीं, क्योंकि जो भी उसे बेईमानी से सौदा देता, हबीब वहीं उसकी दुकान के सामने खड़े होकर जोर से ढेंचू ढेंचू करने लगता। एक दिन तो उसने मिठाई वाले रईस मियां की दुकान के सामने इतना जोर से चिल्लाया कि आधा शहर जमा हो गया। क्या हुआ? लोगों ने पूछा। हबीब ने रईस मियां की दुकान की ओर देखा, फिर मिठाई की ओर। रईस मियां घबरा गए। मैंने तो बस थोड़ी कम जलेबी दी थी। भीड़ में से एक आदमी बोला, कम दी, इसने पकड़ लिया तुझे। रईस मियां को डांट पड़ी और अगले दिन उन्होंने गधे के लिए एक पूरा जलेबी का डिब्बा बाहर रखवा दिया। जब प्रशासन को लगा गधा तो गधा नहीं, खतरा है, अब तक मामला शहर कचहरी तक पहुंच गया था। दरोगा इफ्तिखार बोले, यह अनुशासन का उल्लंघन